एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वह भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुद उस लड़के का बाप उसे उस हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसको समझाते हैं कि क्यों अपने बेटे के जान के दुश्मन बने हुए हो, लेकिन वह जिद पर ही अड़ा रहा। वह मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वह कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और उसकी हालत गंभीर होती गई और देखते ही देखते वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों वो व्यक्ति अपनी जिद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी तक को दांव पे लगा देता है? आखिर उसकी बहू से क्या दुश्मनी थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट की है। उस लड़के का नाम सागर होता है। सागर की शादी गुना के ही एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है उससे बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। 3-4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार से मोहब्बत से घर में रहते थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन 4 महीने के बाद पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो धोखे से हुई है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या के घर वालों ने सागर के घर वालों को बताया था कि उनकी लड़की जो है उसने BSc तक की पढ़ाई कर रखी है और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी। सागर जो है वो एक लेखपाल की सरकारी नौकरी करता था और ये सोचकर जो उसके पिताजी थे, सागर के पिताजी जिनका नाम प्रेमनाथ होता है, वह सोचते हैं कि बहू आएगी तो उसने BSc कर ही रखी है, कोई कोर्स करवा दूंगा तो उसकी भी नौकरी कहीं जुगाड़ से लगवा दूंगा। जब 3-4 महीने के बाद वह बहू से कहते हैं कि ज़रा अपने मायके से अपनी डिग्री मंगवा लो, हम तुम्हारी कहीं फॉर्म भरने वाले हैं, तो कहती है कि मैंने तो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। क्या बात कर रही हो, तुमने BSc नहीं की हुई? फिर दिव्या कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब इतना सुनने के बाद तो जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। कहता है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारे माँ बाप ने एक अनपढ़ लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा दी। अब इस पर दिव्या कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। तो इस पर प्रेमनाथ कहते हैं कि 12वीं तक का क्या मतलब होता है, इससे कौन सी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? तो दिव्या कहती है नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, जब ये लेखपाल है ही तो फिर मैं घर संभालूंगी, नौकरी थोड़ी ना करूँगी। तो प्रेमनाथ कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, मैंने तो बिना दहेज के लिए इसलिए शादी कर ली कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोला है। तो दिव्या कहती है कि ठीक है, मेरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया, BSc में भी उन्होंने नाम लिखवाया था, लेकिन किसी कारण बस वो मेरी पढ़ाई नहीं करवा सके। लेकिन आप लोगों का शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, तो आप लोग ही मेरा नाम कहीं लिखवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी, अभी कौन सा टाइम निकल गया है। तो उसका ससुर कहता है कि क्या मैं यही करता रहूँगा, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है, क्या मैं तुम्हें 10 साल पढ़ाऊँगा फिर नौकरी लगवाऊँगा? तो इस पर दिव्या जो है वह गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या आप मुझसे नौकरी करवा के आप मुझसे दहेज के पैसे वसूलोगे? फिर उसका ससुर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, या तो तुम 5 लाख लेकर आओ या फिर अपनी डिग्री लेकर आओ या फिर इस घर से चली जाओ। अब यह सब बातें सागर भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल दे। वो दिव्या को बहुत चाहता था और दिव्या के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो उसे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या जो है वह सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। वह अपने घर पर जब फ़ोन लगा के ये बात अपने पिताजी से कहती है तो उसके पिताजी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ से वह 8-10 आदमी लेकर उसके घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे बेटी को तुम ऐसे ऐसे कैसे बोलते हो? प्रेमनाथ ने कहा कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने 12वीं तक की पढ़ाकर और अपनी बेटी को मेरे घर में भेज दिया। तुम तो कह रहे थे कि वो BSc कर रखी है।
तो कुछ लोगों ने बोला उनकी तरफ से जो आए हुए थे कि भाई शादी विवाह में तो इतना झूठ चलता है, थोड़ा बहुत तो बोला ही जाता है। जो प्रेमनाथ थे वो सबको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पर जो दिव्या के पिताजी थे वह बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अब दिव्या के पिताजी जो हैं वो प्रेमनाथ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। अगर मैं जानता पहले से कि तुम लोग ऐसे हो, इतने लालची हो, तो अपने बेटी की शादी में नहीं करता, यहाँ तो बेटी की शादी नहीं करता। वो यहाँ तक कहते हैं कि अभी कौन सा देर हुआ है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। हाँ, मैं तो अपनी बेटी को ले ही जाऊंगा, लेकिन सोच लेना तुम लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी और मेरी बेटी की बद्दुआ लगेगी तो तुम लोगों को पता नहीं क्या होगा। बहुत ही हंगामा होता है। दोनों, सागर के पिताजी और दिव्या के पिताजी, दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए थे। एक दूसरे की ज़िंदगी भर शक्ल ना देखने की कसम खाते हैं। उसके बाद वह दिव्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मामला बिगड़ जाता है। दिव्या और सागर एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन पिताजी की नाराज़गी की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। दिव्या जो है बड़ी चिंता में आ जाती है। वो सोचती है कि अगर पढ़ाई की बात है तो 2-3 साल का कोर्स होता है, उसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन अब उस घर में भेजूँगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद वो दिव्या को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेज देते हैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए। वो जीएनएम में अपना एडमिशन लेती है। 3-4 साल के कोर्स के बाद उसका जीएनएम पूरा हो जाता है और एक नर्स की डिग्री हासिल करती है और गुना में ही आ जाती है और एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में वह नौकरी करने लगती है। बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से, और वह बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की होती है। तो लगभग एक डॉक्टर के बराबर ही वह ड्यूटी करती है और वह हॉस्पिटल में मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच खासी लोकप्रिय हो जाती है। बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाती है। इधर जो सागर होता है वो अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से वह हिम्मत नहीं होती कि वह जाके दिव्या से मुलाकात करे, उससे बातें करे। 4 सालों में इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता। दिव्या अपनी जगह पर, सागर अपनी जगह पर। तभी एक दिन सागर अपनी ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था और तभी उसका घर के पास ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक डंपर की चपेट में आ जाता है और वहीं पर वह गिर जाता है। उसकी बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। उसे भी काफ़ी गंभीर चोट आती है। अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत उसके घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। सभी लोग सोचते हैं उसे कहाँ लेके जाएं। तो कुछ लोग उसे उसी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर रहे थे जहाँ पे दिव्या काम कर रही थी, लेकिन जो सागर के पिताजी होते हैं प्रेमनाथ, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी का शक्ल नहीं देखूँगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार, तुम उसकी बेटी क्यों कहते हो, वो तुम्हारी बहू भी और इसकी पत्नी भी है, और कुछ भी हो, लेकिन अपने बेटे की तुम्हें जान प्यारी है या दुश्मनी प्यारी है। वो बोलता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी सहने को मैं तैयार हूँ, देखने को तैयार हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। उसकी बेटी का एहसान मुझे नहीं लेना है। अब आधे घंटे तो इसी बात में बीत गए और प्रेमनाथ की जिद के आगे लोग सागर को दूसरे अस्पताल लेकर जाते हैं। अब आधे घंटे इसी बातचीत में बीत जाता है। प्रेमनाथ की जिद के आगे सागर को दूसरे अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां पर गेट से ही उसको मना कर दिया जाता है। फिर वे दूसरे अस्पताल में लेके जाते हैं, वहां भी मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे, जो उनके भाई पटीदार थे। आखिर में वह सभी लोग उसको उसी अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर भागते हैं। तभी दिव्या जो है वह देखती कि ये तो हमारे ही जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ चले आ रहे हैं। फिर वह जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रेचर पकड़े हुए खड़ा था, खून से लथपथ था। वो पूछती है कौन है ये। वो कहता है भाभी, ये भैया है, एक्सीडेंट हो गया है। जब चेहरे से रुमाल उठाकर शक्ल देखती है, दिव्या जो है वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। तुरंत वह काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेती है और सागर का इलाज शुरू होता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी।
तुरंत उसको ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। दिव्या जो है आंसू बहाते हुए इधर उधर भागती है, दौड़ती है और उसके इलाज का बंदोबस्त करवाती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में खुसर फुसर करते हैं कि बताओ इतनी अच्छी ये लड़की है, यहाँ से भी उसको रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन वे तो दिव्या की वजह से उसका इलाज वहाँ शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बिना सोचे समझे कहीं और रेफ़र कर देते हैं और रास्ते में जाते जाते मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दिव्या थी तो उसको एडमिट कर किया जाता है और उसका इलाज भी होता है, तो उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन आगे के इलाज के लिए उसे भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर उसे रेफ़र कर देते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भी जाना और सही इलाज करवा पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान ना हो, कोई पकड़ ना हो तो बहुत ही मुश्किल होती है। ये सब देखा जाता है। अपने जीवन में कभी न कभी सभी ने ये महसूस किया होगा। तो जब सागर को वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं तो दिव्या जो है अपने डॉक्टरों से, जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वह मेडिकल कॉलेज में भी पढ़े हुए थे, तो वहाँ से उनसे कहकर वो सिफारिश लगवाती है। मेडिकल कॉलेज में सही इलाज और समय पर इलाज हो, इसके लिए वहाँ पर बात करवाती है। इसके बाद खुद एम्बुलेंस में बैठकर और सागर के साथ वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए जाती है। परिवार के भी सदस्य जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और मेडिकल कॉलेज में 3-4 दिनों के बाद आखिरकार सागर को होश आता है। अपनी आंखें खोलता है तो सामने वह दिव्या को देखता है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। अपना हाथ उठाकर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। दिव्या समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कैसे हो आप? वह इशारों में बताता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तक सारे लोग असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही सागर को होश आता है, ये बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है। उसके पिताजी प्रेमनाथ जी वह दौड़कर अपने बेटे के पास आते हैं और उसको देखते हैं और उसके बाद दिव्या को देखता है। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रेमनाथ जी सामने खड़े थे, तो इसलिए वह दिव्या का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर प्रेमनाथ जो है फफक कर रोने लगते हैं। वह बैठ जाते हैं वहीं पर और सागर के हाथ अपने बहू के हाथ में देते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। दिव्या से कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अगर तुम नहीं होती, जैसा मैंने सोचा था वैसा भी अगर तुम ही सोचती, तो शायद ये आज नहीं बचता। सागर के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने में वो 50% तक ठीक हो जाता है। उसके बाद सागर को घर पर लाया जाता है, लेकिन घर पर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले दिव्या भी एम्बुलेंस से उतर जाती है। वह अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है, मैं जा रही हूँ अपने घर। वो कहते नहीं, ऐसा मत करो, मेरे घर पर चलो, अपने घर पर चलो। तो दिव्या कहती है कि संभव नहीं है, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे मैं उस घर में नहीं जा सकती। प्रेमनाथ के सामने आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। फिलहाल सागर को घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद प्रेमनाथ, उनकी पत्नी और 1-2 लोग आते हैं दिव्या के घर पे। दिव्या अपने घर पर ही रहती है। शाम का वक्त था। उसके पिताजी बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो दौड़कर जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं। उनकी छाती से लिपटकर फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, अपनी बहू को भी नहीं समझा, और अगर आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, माफ़ कर दीजिए हमको। अब उनकी जो पत्नी थी वह भी हाथ जोड़ती है कि भाई साहब, माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहते हैं कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। उसके बाद सब लोग एक होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन फिर दिव्या की वहाँ से विदाई होती है। वह अपने घर आती है और सागर की देखभाल करती है। 1 महीने और लगते हैं, सागर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब जो है प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, आपको नौकरी करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने JNMS का कोर्स कर रखा था। उसने बोला कि बाबूजी, कोई बात नहीं, क्या पता आपके
इनके ही बातों की वजह से मैंने ये कोर्स किया और मैंने ये नौकरी की, और मेरी नौकरी की वजह से क्या पता इनकी जान बच पाई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का कोई दोष नहीं है। मुझे नौकरी करना है, वह तो मैं करती ही रहूँगी, क्योंकि मैं नौकरी करते करते जान गई हूँ कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।